हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ चौधरी। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम अपना जो टॉपिक है, पिछला टॉपिक सेंट्रोइड, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो सेंट्रोइड में हम क्या क्या सीख चुके हैं अभी तक हम सीख चुके हैं कर्व। कर्व के लिए कैसे करते हैं, सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, और एरिया। एरिया के लिए भी अपन सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो अपन सीख चुके हैं। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो पहले वो वीडियो देख के आए, तो आपको ये वाला टॉपिक जो आगे से बेटर समझ में आएगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और आप आई बटन में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, उसी का आगे कंटिन्यू करेंगे सेंट्रोइड को। तो अभी तक हमने कर्व सीख लिया, एरिया सीख लिया, दोनों के लिए सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं वो सीख लिया है। अब हम किसके निकालेंगे, अब वॉल्यूम के लिए। कोई वॉल्यूम दिया हुआ है उसके लिए कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अगर कोई वॉल्यूम गिवन है, कोई बॉडी गिवन है, तो बॉडी गिवन होती है तो वो वॉल्यूम वाइज ही होती है। जैसे एक फुटबॉल गिवन है या फिर एक बॉक्स है, ये सब गिवन है। तो इन सब का कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम माने V1 है, इसका मान लो V2 है। तो कुछ ना कुछ इनका वॉल्यूम होगा। तो इस वॉल्यूम का कुछ कहीं ना कहीं एक सेंट्रोइड होएगा, जो एक जिस पे अपन पूरा वेट या मास, अगर अपन सेंटर ऑफ ग्रेविटी या मास, सेंटर ऑफ मास में चर्चा करें तो। बट अगर सेंट्रोइड में करें तो केवल ज्योमेट्रिक बेस पे करें तो सेंट्रोइड इसका कोई ना कोई पॉइंट होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, आज हम वही समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे अपने पहले सीखा था कि सेंट्रोइड अपन मान लिया, जैसे जिस बॉडी का अपन निकालने वाले हैं जो वॉल्यूम है, तो उसका मान लिया अपन ने वो पहले से है क्या, एक्स बार, वाई बार और जेड बार। ये अपन ने उस बॉडी का मान लिया है जिसका सेंट्रोइड है। तो ये पोजीशन क्या होगी, या फिर तो हम पहले से ड्राइव कर सकते हैं जो अपने पिछली बार सीखा था इससे, एक्स डी एम अपॉन में एम, इससे सीधे ड्राइव कर सकते हैं। अगर ये यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म डेंसिटी है इसकी, तो रो यूनिफॉर्म है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, मास को, एम को लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम। और जो पर्टिकुलर एलिमेंट की बात करें, उस एलिमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, मास क्या होगा, रो इंटू उसका वॉल्यूम जो डीवी है। तो ये इसमें पुट कर देंगे दोनों वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बार इज इक्वल टू, अगर हम डायरेक्ट पुट करें, एक बार रख के दिखा देते हैं आपको, एक्स इंटू में रो डी वी अपॉन में रो वी, रो से रो कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू क्या आई है, इंटीग्रेशन एक्स डी वी अपॉन में वी। तो ये आ गया एक इक्वेशन जिससे अपन निकाल सकते हैं सेंट्रोइड एक्स डिस्टेंस कितनी है, मतलब एक्स से कितना डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस पे। सिमिलरली यही तरीके से अपन वाई एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं, वाई डी वी अपॉन में वी, और सिमिलरली जेड एक्सिस के लिए भी निकाल सकते हैं, जेड डी वी अपॉन में वी। तो ये तीन इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशन से अपन सेंट्रोइड निकाल सकते हैं वॉल्यूम के लिए। तो अब हम इसको ही लेके, इसमें एक्स वाई जेड क्या है, जैसे पहले था वही सेम है। जो एलिमेंट है उस एलिमेंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है एक्स वाई जेड, और एक्स बार वाई बार जेड बार क्या है, जो पूरी बॉडी है। यहाँ पे केवल एलिमेंट की बात नहीं है, होल बॉडी की बात कर रहे हैं। तब एक्स बार वाई बार जेड बार ये अपन पहले भी सीख चुके हैं, हम वापस बता रहे हैं। तो चलिए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं और बेटर आपको क्लियर होगा ये। तो एक एग्जांपल लिया, अपन को लोकेट करना है सेंट्रोइड ऑफ हेमिस्फेयर। कोई हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस आर है, उसके बेस से बताना है कि सेंट्रोइड कितनी डिस्टेंस पे है। क्वेश्चन क्लियर है। तो हेमिस्फेयर क्या होता है, स्पेयर क्या होता है, पहले स्पेयर होता है, मान लो आपने फुटबॉल देखी होगी, तो ये एक फुटबॉल है। 2D में नहीं बात कर रहे, मैं 3D में बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको और 3D में बनाऊं तो ये पूरी 3D में देखो इसको आप, तो ये एक फुटबॉल है।
है ना। अब इस फुटबॉल को मैंने मिडिल से कट कर दिया। अब आपने फुटबॉल का हाफ कट कर दिया, आपने फुटबॉल ली, उसको हाफ आपने चाकू या किसी उससे हाफ बीच में से काट दिया उसको। तो अब क्या होगा, ये आपका फुटबॉल कितनी बचेगी, ऐसे रह जाएगी ना। ये इसका बेस फुटबॉल का, और ये ऊपर वाला पार्ट ये रह जाएगा पार्ट, और दूसरा पार्ट आपने अलग कर दिया, दूसरा पार्ट ऐसे रह जाएगा सेम, है ना। दो पार्ट में चला गया ये। अब कोई भी एक पार्ट ले लो, मान लो अपन ये पार्ट ले रहे हैं, इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, तो ये एक हेमिस्फेयर हो गया। ऐसे आपको पता होगा पहले से हेमिस्फेयर, फिर भी जिसको नहीं समझ रहा हो उसको विजुलाइज कराने के लिए मैंने बनाया है ये। तो उसका रेडियस आर है, तो इसका रेडियस आर है। क्लियर। अब उस पूछ रहा है ये कि जो बेस है, जो बेस कौन सा है, ये वाला, ये वाला बेस है ना। इस बेस से कितनी डिस्टेंस पे ऊपर, कितने ऊपर है, मतलब ये वाली डिस्टेंस पूछ रहा है वो। मतलब सेंट्रोइड अगर मान लो यहाँ पे है सी, इसका सेंट्रोइड, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है ये बेस से। क्लियर है ना। ये डिस्टेंस बेस से कितनी है, तो ये आपने, ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अब एकदम क्लियर हो गया होगा, क्या हेमिस्फेयर है और कहां से क्या डिस्टेंस पूछ रहा है सेंट्रोइड की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपन जो हेमिस्फेयर लिया उसको अपन अगर इस यहां से देखें, अगर साइड से, इस व्यू से देख रहा हूं मैं साइड से, तो ये वाला जो बेस है वो एक लाइन की तरह दिखेगा, है ना, ऐसे दिखेगा। और ये इसमें एक्स एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो दोनों एक्सिस क्लियर होगी, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है। ये अगर आप इधर से देखोगे तो क्या होगा, ये एक इस तरह से दिखेगा, इसका बेस, ये बेस है, और इसमें ये वाला जो एक लाइन है ये बेस है, दोनों सेम है ना। आप साइड से देख रहे हो तो वो एक लाइन की तरह दिख रहा है, पर है वो एक सर्कुलर। क्लियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, किसी को सोल्व करने के लिए पहले अपन एक स्ट्रिप लेंगे जो उस पूरे एरिया या जो वॉल्यूम है, इस बार वॉल्यूम है तो पूरे वॉल्यूम को कवर करे। तो अपन ने स्ट्रिप ले ली, यहां पे ले ली मान लो, ये स्ट्रिप ले ली। तो ये स्ट्रिप की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस इस बेस से, ये डिस्टेंस एक्स है, ये वाली यहां से, और इसको और आगे ले जाएं तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो है डी एक्स, मतलब स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो डी एक्स है, और बेस से डिस्टेंस एक्स है ना। सिमिलरली स्ट्रिप की जो हाइट है, जो एक्स एक्सिस की, मतलब ये वाली हाइट, ये वाई है, ये वाली स्ट्रिप की। क्लियर है। और ये रेडियस है इसका आर। क्लियर। रेडियस कौन सी बात कर रहा हूं मैं, ये वाला, ये रेडियस है ना। रेडियस तो मतलब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और यहाँ पे बात करते हैं क्योंकि ये पूरा सर्कुलर है, हेमिस्फेयर है, तो ये इतनी डिस्टेंस या ये वाली डिस्टेंस या ये वाली पूरी आर ही है। वो तो आपको पता होगा हेमिस्फेयर में पूरा आर होता है। अब इसमें एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स कितना है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है। तो अपन को ये बताइए आर है, और ये एंगल बना रहा है इससे थीटा, एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस से जो, मान लो इसको वापिस अगर लिखें, ये आर डिस्टेंस थी, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एक्स डिस्टेंस थी, और ये वाली वाई डिस्टेंस थी, है ना। अब इसको एक अपन ट्रायंगल में बात करें तो इस तरह से दिख रहा है, ये आर है। तो ये आर, एक्स की वैल्यू क्या होगी, आर कोस थीटा, और वाई की वैल्यू क्या होगी, आर
साइन थीटा। ये तो सिंपल मैथ है, ये तो मेरे हिसाब से सबको समझ आ रहा होगा। तो ये हो गया एक्स और वाई की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। तो मतलब स्ट्रिप अगर जिस हिसाब से घूमेगी, अगर अभी तो इस थीटा पे है और आगे गई तो थीटा चेंज हो जाएगा, तो एक्स की और वाई की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसी स्ट्रिप इधर आ गई मान लो इस एरिया में, मान लो अगर स्ट्रिप इस एरिया में आ गई यहाँ पे, तो थीटा क्या होगा, ये हो गया ना, अब तो ये वाला थीटा हो गया इतना, तो थीटा चेंज हो गया। ऐसे स्ट्रिप चेंज होते जाएगी तो थीटा भी चेंज हो जाता जाएगा, और थीटा चेंज होगा तो एक्स और वाई की वैल्यू उसी हिसाब से चेंज होएगी। क्लियर? ये तो एक्स की वैल्यू होगी, डीएक्स की वैल्यू कितनी होगी अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो वो डीएक्स आ जाएगा। तो आर का डिफरेंशिएशन तो आर ही होगा। cos थीटा का क्या होगा, माइनस साइन थीटा, तो माइनस में पहले लगा देता हूं। और थीटा का क्या होगा, डी थीटा। क्लियर? तो ये डीएक्स की वैल्यू आ गई। अब वॉल्यूम क्या होगा इस स्ट्रिप का, स्ट्रिप का वॉल्यूम क्या होगा, अगर आप बात करें स्ट्रिप कैसे दिख रही है, अगर आप 3D में देखो स्ट्रिप, तो क्या है वो, एक गोल वो है जिसकी कुछ थिकनेस है यूं, अगर आप 3D में व्यू बात करो तो यही तो है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो तो है dx, है ना, और जो इसकी रेडियस है वो है y तो है। देखो अगर आप इसी तरह, तो ये वाली डिस्टेंस जो थी ये रेडियस है इसकी, ये y है, और ये थिकनेस है। तो अगर 3D में देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, कोई सर्कुलर थिक थिक सर्कुलर डिस्क की तरह, उसी तरह दिख रहा है ये। आपको 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा, अगर आप 3D में अगर किसी चीज को विजुअलाइज करके समझ रहे हो ना, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल लगेगा। अगर अगर इसी को आप 3D में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो ना इस चीज को, तो आपको क्वेश्चन लगेगा बहुत हार्ड या डिफिकल्ट। तो ये स्ट्रिप आपने समझ लिया, अब आकर स्ट्रिप को केवल ऐसे समझ रहे हो कि स्ट्रिप बस इतनी है, अब इसकी वॉल्यूम निकालना है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपने इसको 3D में नहीं देख पा रहे। अगर आप इसको 3D में देखोगे तो 3D में क्या होगा, इस तरह से गोला है ये, क्योंकि ये एक सर्कुलर है पूरा और इसकी कुछ थिकनेस पे कटा हुआ है ना, ये जो स्ट्रिप है वही हमने यहाँ पे बनाया है। तो आप अगर 3D में विजुअलाइज करोगे तो ऐसे होएगा ये, अब समझ आ रहा होगा। तो अब इस y जो इसका रेडियस है, यहाँ पे ये रेडियस है ना, देखो इसकी रेडियस y है और इसकी थिकनेस dx है। तो अब इस स्ट्रिप की वॉल्यूम क्या है, dv क्या है, पहले सर्कुलर का एरिया पाई वाई स्क्वायर इंटू में थिकनेस dx, तो ये हो गया इसका वॉल्यूम। ये तो इसका वॉल्यूम हो गया। अब ओवरऑल जो अपना हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या है, हेमिस्फीयर पे कुछ वॉल्यूम होगा ना, तो आपको पता होगा फुटबॉल जो स्पेयर होता है, एक बार अपन फुटबॉल की बात करते हैं, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये हेमिस्फीयर है, मतलब आपने आधा बीच में से काट दिया, तो वॉल्यूम भी डिवाइड हो जाएगा, तो v/2 हो जाएगा। तो 4/3 1/2 इंटू में पाई आर क्यूब, तो ये क्या बच गया, 2/3 पाई आर क्यूब। और जो यहाँ पर v/2 है वो हेमिस इसका वॉल्यूम, इस तरह जो अपन v1 से लिख रहे हैं मान लो यहाँ पे, क्योंकि अगर ये v है तो ये v/2 हो गया हेमिस्फीयर, स्पेयर v है तो v/2 हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया अपना बॉडी का। तो बॉडी का वॉल्यूम भी आ गया अपने पास, इंडिविजुअल जो एलिमेंट था उसका वॉल्यूम भी आ गया। तो अब अपन उसमें वैल्यू रख देंगे, किसमें, इक्वेशंस में, ये वाली इक्वेशंस जो थी x बार इज इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन वी, वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वी अपॉन वी, और z बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ z डी वी अपॉन वी। तो इसी में रखेंगे अपन, तो x बार इज इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन में v, तो एक बार मैं v को इधर ले आऊं तो क्या आएगा, x बार v इज इक्वल टू एक्स डी वी। तो एक बार अपन एक्स डी वी को सॉल्व कर लेते हैं पहले, इस वाले पार्ट को, है ना।
ये पर्टिकुलर पार्ट को अपन सोल्व करते हैं। तो इसमें इंटीग्रेशन x और dv क्या है, dv अपन ने अभी निकाला था वॉल्यूम, यहाँ पे ये रहा dv, तो चलो यहीं पे रख देते हैं। तो इस पार्ट को अपन सोल्व कर रहे हैं, किस पार्ट को, इस वाले पार्ट को। तो ये वाला पार्ट क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x dv। तो x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू r cos थीटा, r cos थीटा इंटू में dv की वैल्यू क्या है, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, पाई वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये आ गया इक्वेशन। अभी भी y को भी अपन इसमें लिखेंगे, तो y की वैल्यू भी अपन को पता है क्या है, r cos थीटा इंटू में पाई वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, r, y की वैल्यू r साइन थीटा है ना, तो r साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू में dx। ये आ गया इक्वेशन। अब अपना पूरा जो इक्वेशन थी वो किस टर्म में आ गई, थीटा और r में। अभी भी dx बचा है, तो dx की वैल्यू भी रख देंगे। dx की वैल्यू अपन को पता है ये रही, ये भी इधर रख दो। तो ये वैल्यू भी रखो तो क्या आएगा, पाई एक बार बाहर मान लो बाहर आ गया, r इंटू आर स्क्वायर हो गया, साइन थीटा कोस थीटा, अच्छा ये आर क्यूब हो जाएगा क्योंकि ये आर स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो ये क्यूब, ये स्क्वायर और आर क्यूब, ये साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। और dx की वैल्यू क्या थी, यहां से ले लो, माइनस आर साइन थीटा डी थीटा, माइनस आर साइन थीटा एंड डी थीटा। अब अपने पास पूरी इंटीग्रेशन आर और थीटा में आ गई, एक्स और वाई हट गए अपने से। तो अपना जो इंटीग्रेशन था वो कहां से कहां तक होएगा, अगर x की टर्म में बात करें तो जब x की वैल्यू जीरो हो, मतलब x क्या है, x क्या है, इस डायरेक्शन में जो अपन जाएंगे डिस्टेंस वो x हो जाएगी, इस वाले एरिया से, है ना। मतलब जब बेस से इस डायरेक्शन में जाएंगे, यहां जा रहे हो ना, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, तो वो जितनी डिस्टेंस बढ़ेंगे वो x है हो गई। तो बेस स्टार्ट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है, जीरो, और जब एंड में पहुंचेंगे, जब पूरा स्ट्रिप एंड में जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी एंड स्ट्रिप। अभी ये स्ट्रिप यहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर स्ट्रिप यहाँ धीरे धीरे आगे आएगी, फिर स्ट्रिप और आगे आएगी, जैसे अभी इस पोजीशन पे है, और अंत में इस पोजीशन पे आ जाएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करेगी तो एक्स की वैल्यू जीरो, और एंड में यहाँ पे आ जाएगी तो एक्स की वैल्यू आर आ जाएगी। तो आपका जो इंटीग्रेशन था वो कहाँ से कहाँ तक था, जीरो से आर, जीरो से आर पूरे एरिया को, जो पूरा वॉल्यूम को कवर कर रही है। क्लियर। तो ये जीरो से आर तो एक्स की टर्म में था जो इंटीग्रेशन, अब अपन को आर और थीटा की टर्म में लिखना है। तो एक तरीका तो ये है कि आप विजुअलाइज कर लो। विजुअलाइज कैसे करोगे, जब स्ट्रिप जीरो पे थी, मतलब इस पोजीशन पे थी, तो थीटा क्या होगा, थीटा भी पूरा जीरो हो जाएगा, है ना। ये जो एंगल बना रहे हो ये वाला, ये बेस है, ये एंगल ही थीटा है ना। और जब ये वाली स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप इधर आ जाएगी मान लो, तो ये स्ट्रिप इधर आ गई, तो एंगल क्या होगा, यही रह जाएगा। और ये वाला एंगल यहाँ से, तो यहाँ से ये एंगल कितना हो जाएगा, 90। तो स्टार्टिंग जब x की वैल्यू जीरो है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 पाई बाई 2। और जब x की वैल्यू, जब आप एंड पॉइंट पे पहुंच जाओगे इधर, तो अब थीटा क्या होगा, इसी लाइन में हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो मतलब थीटा कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, पाई बाई 2 से जीरो। ये तो आपने विजुअलाइज करके समझा। और दूसरा तरीका क्या है, इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू जीरो रखो तो थीटा की वैल्यू कुछ आएगी, x की वैल्यू r रखो इधर तो थीटा की वैल्यू आएगी। तो अगर इस इक्वेशन में आप रखोगे x की वैल्यू तो थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी। तो एक तो मैथ के तरीके से कर लो, और एक या फिर विजुअलाइज कर लो इसको, कि जब अपनी स्ट्रिप थी ये वाली जब जीरो पे आएगी तो थीटा कहां पे होएगा, और जब इस लास्ट कोने में आएगी, जब r पहुंचेगा x की वैल्यू, तब थीटा कहां पहुंचेगा। या तो विजुअलाइज कर लो या फिर इस इक्वेशन में रख लो आप। क्लियर। तो अपने क्या आया, कहां से कहां तक आई, पाई बाई 2 से जीरो, पाई बाई 2 से जीरो। तो ये अपने पास इंटीग्रेशन लिमिट भी आ गई। तब बस इसको इंटीग्रेट करना है।
तो मैथ तो आपको मेरे हिसाब से आती होगी, या फिर तो अपन सीधे डायरेक्ट मैथमेटिक्स नहीं करते हैं, क्योंकि मैथ तो फिर अपन मैथ थोड़ी पढ़ा रहे हैं अभी। सिंपल मैथमेटिक्स है, इंटीग्रेशन करना है आपको। या फिर तो मैं सिंपल आंसर लिख देता हूँ, या फिर एक तरीका आपको बताता हूँ, हल्का हिंट बता देता हूँ। यहाँ पे कैसे करोगे आप, साइन थीटा को क्या मान लोगे, यू मान लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोस थीटा जब इसका इंटीग्रेशन करोगे, मतलब डिफरेंशिएशन, कोस थीटा डी थीटा होगा इसका डिफरेंशिएशन। और तो डी का डिफरेंस, यू का डिफरेंशिएशन डी हो जाएगा। जब साइन थीटा को यू माना आपने, तो इसका डिफरेंशिएशन किया साइन थीटा का, तो क्या होगा, कोस थीटा डी थीटा। तो यू का डिफरेंशिएशन डी यू। तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो सारी टर्म आपकी यू के टर्म में आ जाएगी, और फिर इसका इंटीग्रेशन करके फिर वापस उसकी यू की वैल्यू रख देना। तो ऐसे सोल्व हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, और आपको हिंट मैंने दे दी है कैसे करते हैं। पाई आर की 4/4, ये आ गया इंटीग्रेशन की वैल्यू, है ना। इंटीग्रेशन की वैल्यू का मतलब अपन ये वाला, पूरी इक्वेशन तो ये वाली थी ना, ये थी पूरी इक्वेशन, ये वाली पूरी थी ना। पर अपन ने अभी क्या सोल्व किया, इस छोटे वाले पार्ट को सोल्व किया है, जिसकी वैल्यू कही है पाई आर की 4/4। इस वाले पार्ट की वैल्यू आई है अपने पास, पाई आर की 4/4। अब इसमें भी अपन को v की वैल्यू रख के एक्स बार की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब इसको अपन इस टर्म में अगर इधर करें, चलो आगे कर रहे हैं, तो इस वाले पार्ट में एक्स बार इंटू में v इंटू में इधर वाली की क्या वैल्यू आई थी, पाई आर की 4/4। तो v की वैल्यू क्या थी अपनी, v की वैल्यू थी 2/3 इंटू में पाई आर क्यूब। तो ये की v की वैल्यू आप इधर रख दो, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आएगी, जब रखोगे तो आएगी 3r/8। ये आंसर आ गया। ये तो निकालना था अपन को, बेस से निकालना था कितनी डिस्टेंस है, ये तो निकालना था अपन को कि आपको डिस्टेंस निकालनी है बेस से, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना दूर गया वही तो निकालना था। तो एक्स डायरेक्शन में अपना कितना दूर गया है, 3r/8। अब आप कहोगे कि वाई और जेड कितना होगा, अगर इसने पूछा तो नहीं है, अगर पूछ ले तो क्या होगा। देखो, वाई डायरेक्शन में जाओगे अगर आप, ये वाई डायरेक्शन है ऊपर वाली, तो वाई डायरेक्शन में जाओगे तब क्या कहोगे, एक्स जो एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्री है, और किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो तो वो उसी एक्सिस पे होता है, मतलब जीरो होगा वाई की वैल्यू। सिमिलरली अगर जेड में जाओगे तो भी वही सिमेट्री हो जाएगा। तो ड्यू टू सिमेट्री वाई बार और जेड बार दोनों की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये तो आप विजुअल करके भी बता सकते हो, तो इसको आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल पता चल गया। और ये अपन ने निकाल लिया जो पूछा गया था। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही करना है अपन को, सबसे पहले अपन को क्या करना है, स्ट्रिप बनानी है। ये वाला जैसे आपने पहले हेमिस्फीयर था, इसका सबसे पहले आपने स्ट्रिप बनाई, फिर स्ट्रिप का रिलेशन निकालना है, स्ट्रिप की डिस्टेंस निकाली अपने एक्स वाई, जो अपन रिलेशन निकाल दिए ज्योमेट्रिकल रिलेशन, और अपने पास इक्वेशन पहले ही पता था अपन को ये वाली। आपने सबसे पहले स्ट्रिप बनाई, फिर जो रिलेशन निकाल लिया आपने, और अपने पास इक्वेशन है एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी वी अपॉन में वी। तो अपन रिलेशन में अपन को एक्स की वैल्यू पता है अपन को, ये रहा आर थीटा में, डीवी की वैल्यू अपन को आर थीटा में निकाल लेंगे, वी की वैल्यू भी आर थीटा में निकाल लेंगे। जब सारी वैल्यू आर थीटा में आ जाएगी तो अपन इसको इंटीग्रेट करके सोल्व कर लेंगे। क्लियर, इस तरीके से फाइनल आंसर आ गया। तो अब करते हैं अपन अगला टॉपिक। अब सेंट्रोइड निकालना है कंपोजिट का। कंपोजिट बॉडी क्या होगा, एक बॉडी है जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है, तो वो कंपोजिट हो गया ना। तो कंपोजिट का क्या मतलब है, अलग अलग मेटल से, या फिर अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से, मेटल भी नहीं मटेरियल, मेटल तो पर्टिकुलर एक मेटल हो गया, मटेरियल में अपने सब कुछ आ जाएगा, प्लास्टिक मेटल सब कुछ आ जाएगा मटेरियल में। तो अलग अलग डिफरेंट मटेरियल से बनी हुई है। तो डिफरेंट मटेरियल्स मतलब कंपोजिट का मतलब एक बॉडी ये हो गई,
ये बनी हुई है मान लो प्लास्टिक से, पी लिख रहा हूं मैं। इसके बाद एक बॉडी इसी से जुड़ी हुई है यूं, जो बनी हुई है मेटल जो कि एल्यूमिनियम है। फिर एक बॉडी यहाँ पे यूं बनी हुई है। ऐसे अलग अलग मेटल से अलग अलग बॉडी जुड़ी हुई है ना। तो ये पूरा क्या हो गया, एक कंपोजिट हो गया, कंपोजिट बॉडी से बनी हुई है ये। तो इसमें पर्टिकुलरली बॉडी की बात करें, मतलब ये पहली वाली प्लास्टिक वाली 1 लिख लिया मैंने, एल्यूमिनियम वाली को मैंने 2 लिख दिया, और तीसरी वाली को 3 लिख लिया, कोई अलग मेटल से बनी हुई है। तो 1 का अपन को इंडिविजुअली बात करें तो अपन को पता है कि उसका कितना सेंट्रोइड है इंडिविजुअल, केवल केवल 1 की बात करें तो इसका अपन को सेंट्रोइड पता है, मान लो x1 है। 2 का भी अपन को पता है इंडिविजुअली, x2 है, और उसका मास भी पता है अपन को, m1 है। 2 का भी अपन को मास पता है, m2 है। ऐसे 3 का अपन को पता है, x3 इसका इंडिविजुअली सेंट्रोइड है और उसका मास m3 है, तीसरी बॉडी का। मतलब पहली बॉडी ये थी p1 जो प्लास्टिक की थी अपनी, दूसरी बॉडी ये वाली इससे जुड़ी हुई जो थी एल्यूमिनियम वाली, और तीसरी ये वाली जो तो अलग मेटल से बनी हुई है। तो तीनों का इंडिविजुअली अपन को पता है सेंट्रोइड, अपन को तीनों को मिला के जो सेंट्रोइड होगा वो निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकालेंगे, जो फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू m1 x1 बार प्लस m2 x2 बार प्लस m3 x3 बार। ऐसी मान लो और बॉडी है तो और सबका ऐड करते जाएंगे, अपॉन में सबका मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस, और भी बॉडी है तो और को भी जोड़ते जाएंगे इस तरीके से। सिमिलरली ऐसे ही y बार, सेम तरीका ये, m1 इसका मास पहली बॉडी का, और पहली बॉडी का सेंट्रोइड पता है अपन को, प्लस में दूसरी बॉडी का मास इनटू में दूसरी बॉडी का सेंट्रोइड, प्लस ऐसे ही करके बाकी भी कर दो, और अपॉन में क्या आएगा, इंडिविजुअली सबका मास। सिमिलरली जेड बार भी ऐसे ही हो जाएगा, m1 z1 प्लस में m2 z2 प्लस में, और अपॉन में क्या आएगा, सबका मास इंडिविजुअली। इसको अगर और सोल्व करें अच्छी तरह से तो m1 x1 को ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, समीशन ऑफ mi xi और i इज इक्वल टू 1 से n, जो n जो टोटल बॉडी है, मान लो टोटल n बॉडी है तो 1 से n तक गए, और अपॉन में मास, टोटल मास जो हुआ mi, समीशन ऑफ mi, और i की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 से n तक, n बॉडी है तो, है ना। सिमिलरली इसको भी ऐसे कर लेंगे और इसको भी ऐसे कर लेंगे। तो ये अपन ने निकाल लिया सेंटर ऑफ मास, है ना। अब सिमिलरली अगर बात करें, अगर यही अगर अपन बात करें लाइंस या कर्व के लिए, ये सेंटर ऑफ मास है ना। अगर अपन लाइंस या कर्व के लिए बात करें तो पहले अगर बात करें अगर लाइंस की, तो कंपोजिट लाइंस है मान लो, कंपोजिट लाइंस है तो उसी का भी सेम वैसे ही होगा जैसे इसका है, सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, समीशन ऑफ एल आई एक्स आई इंडिविजुअल का, और आई की वैल्यू 1 से n तक, अपॉन में समीशन ऑफ एल आई जिसमें आई की वैल्यू है 1 से n तक। ऐसे ही y और ऐसे ही z, लिखने की जरूरत नहीं, आप समझ गए होंगे किस तरह से अपन चेंज कर रहे हैं। ऐसी अगर एरिया की बात करें, कंपोजिट एरिया, तो अगर एरिया में भी वही सेम एनालॉजी लगेगी, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए आई एक्स आई, और आई कहां से कहां तक है, 1 से n, मतलब n अगर टोटल बॉडी n है तो यहाँ पे क्या है, टोटल बॉडी कितनी है, टोटल बॉडी मतलब यहाँ पे अगर लाइन की बात करें तो टोटल लाइन, टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ पे एरिया आ जाएगा बॉडी की जगह, है ना, अपॉन में समीशन ऑफ टोटल एरिया ए आई, और आई की वैल्यू कहां से कहां तक है,
1 से n तक। क्लियर? और वॉल्यूम भी सिमिलरली हो जाएगा। और अगर अपन वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम में भी वही x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ वी आई एक्स बार, और आई की वैल्यू 1 से n तक, और समीशन ऑफ वी आई और आई की वैल्यू 1 से n तक। क्लियर है? तो इस तरह से अपन कंपोजिट्स बॉडी, कंपोजिट वहां पे तो मास था तो अलग अलग उसका था, यहाँ पे लाइन का मतलब क्या है, एक लाइन ये है जिसका अपन को पता है, एक लाइन यूं है, लाइन या फिर करो भी बोल सकते हैं इसको, कर्व्स। तो एक कर्व यूं है, अपन इंडिविजुअली 1 ये 2 ये दो अलग अलग है, मतलब है ना, समझ गए ना मतलब। अगर आप वैसे तो पूरा यूं है, तो अपन दो पार्ट में तोड़ दिया इसको, एक पार्ट ये वाला और एक पार्ट ये वाला। तो 1 का इंडिविजुअली अपन को पता है ये पॉइंट है, और 2 का इंडिविजुअली अपन को पता है ये पॉइंट है। तो अपन को इंडिविजुअली पता है, अब टोटल निकालना है तो इस तरह से निकाल लेंगे। ऐसे एरिया है कोई, एक एरिया ये है और एक एरिया ये ऐड हुआ है, तो ये 1 है ये 2 है। वैसे असली में क्या ये है, कैसी बॉडी यूं है, ये तो अपने दो पार्ट में डिवाइड किया है इसको। क्लियर? ऐसी वॉल्यूम की बात करें तो आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियर होगा कंपोजिट को भी कैसे सोल्व कर रहे हैं, मतलब कंपोजिट से क्या फायदा हो रहा है अपन को। अगर अपन को एक कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री दी हुई है तो उसको अपन ने छोटी छोटी अलग अलग ज्योमेट्री में डिवाइड कर दिया और अपन ने अलग अलग निकाल लिया। तो मेरे हिसाब से आपको अब यहाँ पे सेंट्रोइड पूरा हो गया अपना, तो सेंट्रोइड मेरे हिसाब से पूरा समझ आ गया होगा, पूरा हमने एकदम बेसिक से समझा है इसको। तो आई थिंक अब हम नेक्स्ट आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शुरू करेंगे। तो जिसको यहाँ तक समझ आ गया है, जिसने एंड तक देखा है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।